हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। ओके, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि इस टाइट्रेशन में जो आप एंड पॉइंट निकालते हैं, एंड पॉइंट अंतिम बिंदु निकालते हैं, वो कंडक्टिविटी मेजरमेंट के द्वारा निकालते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल जो आप लैब में करते आए हैं अब तक, उसमें क्या होता है, ब्यूरेट होती है, ठीक है, नीचे आपका सॉल्यूशन लगा हुआ था, मान लो HCl है, उसको टाइट्रेट करवा रहे हो आप NaOH के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब NaOH के साथ टाइट्रेट कराते हो तो यहाँ पे कोई रीडिंग आती है और उसको कहते हो कि ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आप एंड पॉइंट जो है वो कंडक्टिविटी चेक करके निकालते हैं। जैसे कि ये आपने मान लो यहाँ पे एसिड लिया, बिल्कुल पहले की तरह ही आपने इसमें ब्यूरेट रखी है, ब्यूरेट से आप धीरे धीरे क्या इसमें ऐड करते जा रहे हैं NaOH, ठीक है। अब टाइम टू टाइम आप क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं सेल। आप मान लो कि 1 ml डाल के चेक करते हैं, यहाँ से NaOH 1 ml NaOH डाला, फिर आपने चेक किया सेल डाल के अंदर कि अब इसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, फिर आपने वापस 1 ml या 2 ml और डाला, ठीक है, फिर चेक किया कंडक्टिविटी क्या हुई। इस तरह से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होने तक हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज हो रही है। तो उस कंडक्टिविटी यानी चालकता में परिवर्तन के आधार पर जो है जो टाइट्रेशन इस तरह से की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो यहाँ कंडक्टिविटी चेक करके आप एंड पॉइंट की गणना करते हैं। और यहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी है विलियन की, वो पूरी तरह से डिपेंड करती है किस पे, मॉलिक्यूल्स के नंबर पे, मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप NaOH डाल रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है और आयंस के नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है, आयंस के और मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ ये आयंस कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं, इनकी गति या स्पीड पर भी डिपेंड करती है, गति या स्पीड पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये था कि कंडक्टिविटी टाइट्रेशन क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये टाइट्रेशन किस तरह से होती है। ओके, तो हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट जो है जिसको टाइट्रेट करना है और जिससे टाइट्रेट करना है, दोनों ही जो है हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करवा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। ओके, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, वो लिया है HCl, और इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, वो लिया है NaOH, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। HCl जो है हमारे सॉल्यूशन में H+ और Cl- की फॉर्म में रहता है, और NaOH जो है वो Na+ और OH- की फॉर्म में रहता है। ये याद रखना यहाँ पे कि जो H+ और OH- होता है, इन दोनों की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बिल्कुल ही सेम होती है। इन दोनों की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ओके, तो चलो देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ। देखो, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आयंस की जो रिएक्शन होगी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे H2 बन जाएगा, इसकी तो फिर कोई होगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इनिशियली आपको ये देखो, पहले तो y एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कंडक्टेंस लेते हैं, और x एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइट्रेंट लेते हैं, जिससे आप टाइट्रेट करवा रहे हैं। यहाँ पे ये किसका वॉल्यूम है, ये NaOH का वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल कंडक्टेंस आपको बहुत ज्यादा दिख रही है, वो किस वजह से दिख रही है, वो दिख रही है आपको H+ की वजह से। किस वजह से दिख रही है, H+ की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि H+ यहाँ पे रिएक्ट करता है H+ और Cl-, पर Cl- की वजह से नहीं है ये ज्यादा, ये है H+ की वजह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने का कारण क्या है, तो कारण सिंपल सा ये है कि ये जो H+ है ना हमारा, ये रिप्लेस हो रहा है Na+ से। H+ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। जैसे जैसे आप NaOH डालते जा रहे हो HCl में, जैसे जैसे NaOH डालते जा रहे हो, ये H+ रिप्लेस हो रहा है Na+ से। और हमें पता है कि Na+ क्या है, बड़ा आयन है, और इसकी स्पीड जो है वो क्या, H+ से कम होती है। और ये जब स्पीड इसकी कम है तो ये ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी।
इस पॉइंट पर जितना भी HCl था हमारा वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, NaOH के साथ HCl जो है हमारा न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे। अब हमारे सॉल्यूशन में कोई HCl नहीं बचा NaOH के साथ रिएक्ट करने पर। ओके, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, NaOH डालते जा रहे हैं हमारे बीकर में, फाइन, HCl के उस मिक्सचर में डालते जा रहे हैं। तो अब जो ये बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है कंडक्टेंस, ये किस वजह से बढ़ रही है, एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन। किस वजह से बढ़ रही है, एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन, क्योंकि अब इसके पास रिएक्ट करने को कुछ है नहीं। जैसे जैसे डालते जा रहे हो NaOH आयंस जो है वो मिक्सचर में जाते जा रहे हैं। अब आप कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो तो बढ़ रही है। वो किस वजह से बढ़ रही है, वो OH माइनस की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा NaOH डालते जा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी। तो समझ में आया इस ग्राफ का क्या मतलब है। ओके, तो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में टाइट्रेशन होती है, उनके लिए कंडक्टेंस और जो वॉल्यूम ऑफ एल्कली है उनके बीच में इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है। ग्राफ कब घटता है, कब बढ़ता है और किस वजह से बढ़ता घटता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं यहाँ पे कि हमने एक टाइट्रेशन के लिए लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट वीक बेस, यानी कि आपने बीकर में तो लिया HCl और ब्यूरेट में ले लिया NH4OH, ब्यूरेट में ले लिया NH4OH। अब आप टाइट्रेट करवा रहे हो, फिर सेल डाल के चेक कर रहे हो कंडक्टेंस क्या हुई, फिर टाइट्रेट कराया, फिर सेल डाल के चेक कर रहे हो कि अब कंडक्टेंस क्या हुई। तो इनिशियली आपको क्या दिखता है, यहाँ पर भी ग्राफ में आपको दिखेगा कि इनिशियली सबसे यहाँ पर कंडक्टेंस बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये हाई किस वजह से होती है, हमारे सॉल्यूशन में यानी बीकर में ऑलरेडी H+ और Cl- है, और H+ तो हमें पता है एक तो छोटा आयन है, ऊपर से ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो पूरी तरह से H और Cl- में आयनित होके रहेंगे। फिर ये छोटा भी है, बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, और बहुत फास्ट मूव करता है तो इसके लिए कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कंडक्टेंस है वो किस वजह से हो रही है, वो H+ की वजह से हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, अगेन यहाँ पर डिक्रीज होती है। डिक्रीज किस वजह से हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि H+ रिप्लेस हो जा रहा है किससे, NH4+ से। H+ क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है NH4+ से, ओके। और यही रीजन है कि NH4+ क्या है, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो वो इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इस वजह से जैसे जैसे आप NH4OH डालते जाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बीकर में रखा हुआ सारा का सारा HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद भी आप NH4OH ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। उसका रीजन क्या है, उसका सिंपल सा रीजन है कि NH4OH जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि इजीली डिसोसिएट नहीं होता, हमने पहले भी पढ़ा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। तो जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं तो ये OH- आयन आसानी से बनेंगे ही नहीं, और जब बनेंगे ही नहीं तो कोई कंडक्टिविटी यहाँ पर रहेगी नहीं, मतलब कंडक्टिविटी रहेगी पर स्ट्रेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो स्ट्रेट मिलता है। हमेशा याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने टाइट्रेंट लिया है तो वो स्ट्रेट लाइन देगा यहाँ पे, ओके। तो ये था कि अगर स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का टाइट्रेशन कराए तो क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि वीक स्ट्रॉन्ग का कराए, यानी कि आप बीकर में ले ले CH3COOH, ठीक है, हाँ ये लिया CH3COOH के यहाँ ले ले, बीकर में ले ले, और ब्यूरेट में ले ले NaOH, ब्यूरेट में क्या ले ले, NaOH। अब आप इसे टाइट्रेट करवा रहे हैं तो सबसे पहले तो कंडक्टेंस लो ही रहेगी, क्योंकि ये तो क्या है, खुद ही वीक है, ये क्या है, खुद ही वीक है, डिसोसिएट होगा ही नहीं आराम से। तो इसकी कंडक्टेंस इनिशियली तो क्या रहती है, कम ही रहती है। किस वजह से रहती है, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कारण रहती है, ओके। पर जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते जाते हैं ये किस में कन्वर्ट होता जाता है, ये कन्वर्ट होता जाता है COONA में,
किसमें, COO+। और हमने पढ़ा है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो सिंपल सा मतलब है कि ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है, ठीक है। अब एक पॉइंट पर जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा वो हमारा होगा एंड पॉइंट। वो क्या होगा, एंड पॉइंट। हमें समझ में आ जाएगा जैसे ही हमें ग्राफ मिलेगा इस तरह से और फिर ब्रेक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट है। उसके बाद भी अगर आप NaOH ऐड करते जा रहे हैं तो भी यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ती है। रीजन सिंपल है कि ये OH माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयन बनते ही रहेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ती ही रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट वीक बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट वीक बेस, यानी कि यहाँ पे भी आपने क्या किया है, वीक बेस लिया है NH4OH और यहाँ पर भी जो है CH3COOH लिया है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम, कंडक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। फिर जैसे जैसे आप टाइट्रेट करते जाते हैं थोड़ी और कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हो तो रहा है पर साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है। पर है ये CH3COOH के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पर ये साइज बड़ा होने की वजह से एक बार के लिए तो ये डिक्रीज होता है पर धीरे धीरे वापस ये इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंपेयर टू CH3COO एसिटिक एसिड, कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ओके, तो ये आया हमारा एंड पॉइंट, जब पूरी तरह से एसिटिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो गया, देन आप और ऐड करते जा रहे हो NH4OH, ओके, एंड पॉइंट के बाद भी। तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन रहती है। क्यों रहती है, मैंने समझा दिया, ओके। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयनित नहीं हो पाएगा, इसलिए कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी नहीं, स्ट्रेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। सेकेंड टाइप, वो अब तक जो हमने पढ़ा है वो है एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस टाइट्रेशंस, ओके। अब पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की। प्रेसिपिटेशन हो रहा है अगर किसी टाइट्रेशन के दौरान और उसमें आप कंडक्टिविटी चेक करके देखते हैं तो वो किस तरह से है। ये थोड़ा सा इसको, ओके, चलो हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं AgCl AgNO3 और KCl की। किसकी करवा रहे हैं, AgNO3 और KCl की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो KNO3 बन रहा है यहाँ पे और AgCl बन रहा है। AgCl जो है आसानी से आयनित नहीं रहेगा, पर ये क्या है, पूरी तरह से आयनित रहता है सॉल्यूशन में, ओके। तो स्टार्टिंग में चलते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, AgCl में KCl डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि कंडक्टेंस बढ़ तो रही है पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है यहाँ पे। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिस वजह से आयंस का मूवमेंट जो है इतना फास्ट नहीं हो पाता है यहाँ पे, ओके। और दूसरा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अंतिम, सॉरी एक मिनट, हाँ, आयनों की गति जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती है क्योंकि AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रथम अवस्था में AgNO3 मिलाने पर चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है पर विशेष नहीं, ओके। K+ आयन तथा Ag+ आयनों की गतिशीलता लगभग समान कोटि की रहती है, इनकी स्पीड जो है वो दोनों की ही लगभग सेम है, इसलिए ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर एक एंड पॉइंट आने के बाद जब AgCl पूरी तरह से बन गया है जितना बनना था, उसके बाद आप और जो है वो डालते जाते हैं, तो वहां पे क्या KCl डालते जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि NO3 तो ऑलरेडी था हमारे सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस
आयंस की जो है वो नंबर्स बढ़ने लगते हैं। आयंस के जो है वो नंबर्स K+Cl- और NO3-, आयंस के नंबर्स बढ़ने लगते हैं, और जब नंबर्स बढ़ने लगते हैं तो इजीली जो है वो कंडक्टेंस में भी वृद्धि होती है। ठीक है, मुक्त आयनों के नंबर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। क्लियर ये चीज? तो ये था कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में किस तरह से आप कंडक्टिविटी चेक करके एंड पॉइंट बता सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे ये यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।